नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज हम लोग पॉलिटी सीरीज को आगे बढ़ा के यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में डिस्कशन लेने वाले हैं, और जो कि बहुत ज्यादा अहम टॉपिक है। तो प्लीज इसे मिस मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। और ये पार्ट वन है इस सीरीज में, क्योंकि यूनियन लेजिस्लेचर की अगर सिर्फ आप बात करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी सीरीज है अपने आप में। एक एक पहलू पे बहुत गौर करके हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि वीडियो को प्लीज अंत तक देखें, पसंद आने पे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 यानी कि अनुच्छेद 79 भारतीय संविधान का ये क्या कहता है? ये कहता है कि देयर शैल बी ए पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यानी कि संसद होना चाहिए यूनियन के लिए। यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेशन के लिए एक पार्लियामेंट होना चाहिए, जिसका कंपोजिशन है प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। देखिए, राज्यसभा का मतलब है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस कहा जाता है। लोकसभा लोअर हाउस कहा जाता है, हाउस ऑफ द पीपल। तो इन दोनों के अलावा जनरली अगर आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे ही पिक्चर करते हैं कि संसद भवन में क्या है, राज्यसभा है, लोकसभा है। लेकिन अगर संसद का हम लोग प्राइमरी कंपोजिशन देखें तो संसद में दोनों है, तीन चीजें हैं। राज्यसभा है ही, लोकसभा भी है, और साथ के साथ में प्रेसिडेंट भी है। यानी प्रेसिडेंट एक अभिन्न अंग है संसद का। संसद से आप प्रेसिडेंट को अलग नहीं कर सकते, आप राष्ट्रपति को अलग नहीं रख सकते, पार्लियामेंट से अलग रख के नहीं देख सकते, वो उसी का पार्ट है। इसीलिए इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या है? एक लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा क्या है? हाउस ऑफ द पीपल। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा है आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। चलिए, अब पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या है, किस लिए पार्लियामेंट को रखा गया? भारतीय जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसमें पार्लियामेंट का क्या फंक्शन है, पार्लियामेंट किस लिए यूज में आ रहा है, उसके बारे में जरा देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये सुप्रीम लेजिस्लेटिव असेंबली है। कहने का मतलब ये हुआ कि आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे हमारे संविधान में कुछ लिस्ट गिवन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट के अंडर जितने भी कानून होंगे वो सारे के सारे बनाने का प्रावधान सिर्फ और सिर्फ किसे है? पार्लियामेंट को। एंड स्टेट लिस्ट में भी बना सकता है, कुछ उसके कंडीशंस हैं, वो हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो सुप्रीम लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब ये हुआ कि नेशनल लेवल पे जितने भी लॉज फॉर्म होंगे वो सारे के सारे किसके द्वारा बनाए जाने हैं? पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा बनाए जाने हैं। तो ये एक प्राइमरी फंक्शन है पार्लियामेंट का। उसके बाद मिनिएचर नेशन, मतलब अगर आप देखें तो भारत एक विविधताओं का देश है ना? यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी हम कहते भी हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के कल्चर, भिन्न भिन्न प्रकार के, भांति भांति प्रकार के लोग, सबको अगर आप देखना चाहें कि सब कैसे हैं, या फिर कौन कौन कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो आप पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को देख सकते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये वो लोग हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि जिनको मतलब बेसिकली ये वो हैं, एमपीज वो हैं जिनको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे के पूरे भारत को। तो एक तरीके से मिनिएचर नेशन है, एक छोटा सा नेशन है जिसको आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि हाँ, भारत में इस प्रकार की कम्युनिटीज हैं, इस प्रकार के लोग हैं और ऐसे कल्चर्स हैं, राइट? उसके बाद में नेक्स्ट देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन आउट ऑफ लेजिस्लेचर। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लेजिस्लेचर में आना है, यानी कि लॉ मेकिंग बॉडीज का पार्ट बनना है, तो आपको मतलब लॉ मेकिंग बॉडी का आप पार्ट बने हैं, एमपी आप बने हैं, आप सेलेक्ट होके आए हैं। तो अगर आप एमपी बने हैं, आप सेलेक्ट होके आए हैं, तो फिर उस कंडीशन में उसके बाद में एग्जीक्यूटिव्स जो होंगे, वो एग्जीक्यूटिव भी कहां से सेलेक्ट किए जाएंगे? वो सेलेक्ट किए जाएंगे इसी लेजिस्लेचर से। तो एमपी होना जरूरी है एक, बेसिकली आपको मंत्री बनने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए, है ना? और इससे भी इंपॉर्टेंट,
अगर आप एमपी नहीं हैं तो आप एग्जीक्यूटिव नहीं होंगे। और अगर मान लीजिए आपको बनाया गया है, आपको मिनिस्ट्री कोई दे दी है, आप ना लोकसभा से हैं ना ही राज्यसभा से हैं, तो फिर आपके पास 6 महीने होंगे दोनों में से किसी में से इलेक्ट होके आने के लिए। तो ये कहानी है, एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन आउट ऑफ द लेजिस्लेचर, दैट इज व्हाई लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट एज अ होल इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए अभी तो भारत में आरटीआई लागू है, पहले क्या होता था, जो इंफॉर्मेशन का हक था वो मंत्रियों को था, मिनिस्टर्स को था, एमपीज को था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को था। जैसे आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, पार्लियामेंट में बहुत सारे क्वेश्चन आवर्स होते हैं, तो उसमें एक दूसरे से सवाल नेता प्रतिपक्ष या कोई भी मेंबर प्रतिपक्ष के, वो पक्ष के नेता से या किसी भी रिस्पॉन्सिबल एमपी से सवाल पूछते हैं और उन सवालों के जवाब देने होते हैं। तो उस सवालों के जब जवाब दिए जा रहे हैं तो वहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो ये प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और उसके बाद में फिर मीडिया एंड ऑल उन्हीं को यूज करके और आप तक, आम जनता तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। तो पार्लियामेंट क्या है, एक प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद फाइनेंशियल रोल, फाइनेंशियल रोल कैसे प्ले करता है, देखिए हर साल बजट डिसाइड होता है। बजट किस लिए डिसाइड होता है, अलग अलग स्कीम्स के लिए, अलग अलग पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो उसके लिए बजट्स का बेसिकली एलोकेशन होता है। तो ये एक फाइनेंशियल रोल है जो कि प्ले किया जाता है पार्लियामेंट द्वारा, राइट, क्योंकि बजट जो पेश किया जाता है वो वहीं पे पेश किया जाता है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूएंट रोल। क्या भारत का संविधान, इसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं, क्या इसमें बदलाव लाए जा सकते हैं? जी हाँ, इसमें बदलाव लाए जा सकते हैं, अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं, संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन वो संशोधन करने का पूरा पावर किसको है? पार्लियामेंट को है। आर्टिकल 368 यही कहता है कि पूरी की पूरी पावर भी किसके अंदर वेस्ट की गई है? पार्लियामेंट के अंदर ही वेस्ट की गई है। तो ये एक तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह भी वर्क करता है, राइट। तो ये इसके फंक्शंस हुए। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद, इसके कंपोजिशन क्या है, इस ये किन किन यूनिट से मिलके बना है, जरा इस पे बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है राज्यसभा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस पे? राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब राज्यसभा क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या है? सबसे पहली बात, ये एक परमानेंट बॉडी है, इसे अपर हाउस भी कहा जाता है। ये एक परमानेंट बॉडी है, अपर हाउस भी कहा जाता है, और ये कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती। परमानेंट का मतलब है डिसॉल्व नहीं हो सकती। देखिए जैसे लोकसभा है, लोअर हाउस, हम आगे बात करेंगे। तो लोकसभा, लोअर हाउस या हाउस ऑफ द पीपल, इसमें अगर बात की जाए तो हर 5 साल में रेगुलरली इसे अगर कंटिन्यूएशन में चली है 5 साल सरकार, तो मैक्सिमम 5 साल तक जा सकती है, और उस टेन्योर खत्म होने के बाद इसे डिसॉल्व कर दिया जाता है ताकि फ्रेश इलेक्शंस हो और वापस से इलेक्ट होके लोग एमपीज वहां पे आएंगे। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में जो एमपीज इलेक्ट हुए हैं वो मतलब अपना टेन्योर खत्म होने के बाद राज्यसभा से वो बेसिकली उनको छोड़ के जा सकते हैं जब तक री इलेक्ट नहीं हो, रिटायर हो सकते हैं बेसिकली, बट राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती, ठीक। उसके बाद इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है, और इस 250 का बंटवारा कैसे किया गया है, देखिए 250 का बंटवारा हुआ है 238, 238 और 12 में। तो ये जो 12 हैं ये नॉमिनेटेड है, और ये जो है ये इलेक्टेड है। अब ये इलेक्ट कैसे होते हैं वो अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि क्वालिफिकेशंस क्या है, कैसे इलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये जान लीजिए कि ये जो 12 हैं नॉमिनेटेड, इन्हें नॉमिनेट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन ध्यान रहे, ऑन द एड एंड एडवाइस, ये इंपॉर्टेंट है, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उन्हीं के द्वारा इनको नॉमिनेट किया जाएगा। और ये किन किन फील्ड से नॉमिनेट होते हैं? आर्ट्स हो गया, लिटरेचर हुआ, साइंस हुआ, सोशल सर्विस हुआ, इन सारी फील्ड से इन लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और इस 238 का भी हम पोस्टमार्टम करके देखें,
मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे सचिन रमेश तेंदुलकर को राज्यसभा का एमपी इलेक्ट किया गया और उस समय एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई जब सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट किया गया, नॉट इलेक्ट, सॉरी, नॉमिनेट किया गया प्रेसिडेंट द्वारा। तो एक पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में और पूछते हुए कि ये बताइए कि इनका किस कैटेगरी से नॉमिनेशन हुआ है, क्या ये आर्टिस्ट हैं, क्या ये लिटरेचर में अच्छे हैं, या इन्होंने साइंस के प्रति कोई योगदान दिया है, या फिर सोशल सर्विस, मतलब सोशल सर्विस चौके छक्के लगाते हैं, इंडिया खुश होती है, वो सोशल सर्विस है। आप बताइए किसके तहत, क्या प्रेसिडेंट इसमें गलत नहीं है, इन्होंने इनको इलेक्ट किया है? तो फिर एंट्री होती है सोली सोराब जी। सोली सोराब जी वन ऑफ द एमिनेंट ज्यूरिस्ट। तो सोली सोराब जी कहते हैं, इनका कहना है, ये लिखते हैं, ये फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं और बहुत ही एमिनेंट ज्यूरिस्ट भी हैं। ये लिखते हैं, ये कहते हैं कि ये जो कैटेगरी है, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस, ये जितनी कैटेगरीज हैं, ये सारी की सारी इलस्ट्रेटिव हैं। अब आप पूछेंगे सर इलस्ट्रेटिव का मतलब क्या है? मेयर एग्जांपल्स। ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं कि मतलब इनमें ऐसे फील्ड से भी सेलेक्ट किया जा सकता है। इलस्ट्रेटिव, नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव कहने का मतलब है कि सिर्फ इन्हीं से सेलेक्ट किया जाएगा, वो नहीं, मतलब सिर्फ एक्सक्लूसिवली इन्हीं से लिया जाएगा, ऐसा। तो सोली सोराब जी का कहना ये है और उसी को फिर बाद में लेके कोट किया गया, क्योंकि सचिन रमेश तेंदुलकर बीइंग ए स्पोर्ट्समैन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस 238 इलेक्टेड का हम लोग थोड़ा सा ऑपरेशन करके देखें तो ये डिवाइडेड है 229 एंड 9, ठीक है, 9 वो भी मैक्सिमम। देखिए 229 कहां से आएंगे? राज्यों से, फ्रॉम द स्टेट्स। और ये जो 9 है, मैक्सिमम 9, ये कहां से आ सकते हैं? यूटीज से। और यूटीज भी दो, कौन कौन सी? दो ही यूटीज हैं, एक है दिल्ली की और एक है पुडुचेरी। तो दो ही यूटीज से इनको सेलेक्ट की। क्यों? इसके पीछे कारण है, आगे चल के अभी थोड़ी देर में अगली स्लाइड में आप समझ जाएंगे क्यों। उसके अलावा ये जो पार्लियामेंट है, इसके ऊपर ये पावर वेस्ट कर दी गई है कि आप चाहें तो 9 को कंट्रोल भी कर सकते हैं। आप कहने का मतलब है कि आप 9 को चाहें तो बढ़ा नहीं सकते, कम कर सकते। तो ऐसा पार्लियामेंट ने किया भी है। एंड एज रिसेंट एज अभी 4, ओनली 4 MPs फ्रॉम यूटीज आर देयर, जिनमें से 3 दिल्ली से हैं और 1 पुडुचेरी से, ठीक है। तो 3 दिल्ली से, 1 पुडुचेरी से, तो मेकिंग इट 229 प्लस 4 प्लस 12, 245। तो जो अभी करंट एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो है 245, ठीक है। ये कहानी है, आई होप आपको समझ में आ गया। मैनर ऑफ इलेक्शंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से इलेक्शंस यहां से, एंड क्वालिफिकेशंस क्या है। तो देखिए यहां तो क्वालिफिकेशंस लिस्टेड हैं इन लास्ट 3 पॉइंट्स में, और ये ऊपर के 3 पॉइंट्स क्या है? मैनर। तो मैनर क्या है? देखिए जब भी इलेक्शन होगा तो इनका इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है उसमें कौन होते हैं? MLAs ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज दिल्ली एंड पुडुचेरी की भी हैं। तो इसीलिए बाउंड हो जाता है कि दिल्ली एंड पुडुचेरी को भी इंक्लूड किया जाए, इसलिए बाउंड हो जाता है कि दिल्ली एंड पुडुचेरी को भी इंक्लूड किया जाए यहां, ठीक है। तो ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं राज्यसभा के एमपीज के इलेक्शन में। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम हम लोग यूज करेंगे। देखिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यूज में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अगर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यूज करते हैं पीआरएस के अलावा राज्यसभा के इलेक्शन में, तो हर एक जो नॉमिनी होगा वो रूलिंग पार्टी का ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इनके इलेक्शन में किसका हाथ है? MLAs का, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में अभी रूलिंग पार्टी है बीजेपी, वो भी थंपिंग मेजोरिटी के साथ। 403 में 308 लगभग किसके हैं? बीजेपी के हैं अभी एट प्रेजेंट।
चुनाव होने वाला है 2022 में, अभी एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। और अगर बात की जाए कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता, तो यहां पे फिर बीजेपी से ही सिर्फ नहीं होते, कहने का मतलब है कि बीजेपी प्लस सपा प्लस बसपा प्लस कांग्रेस इन्हीं से नहीं आते यूपी से, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से आते। तो इसीलिए वहां पे पीआरएस को यूज में लिया जाता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं यूज में लेते। ठीक, उसके अलावा यहाँ पे सीक्रेट बैलेट नहीं, ओपन बैलेट का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, ओपन बैलेट का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि यहां पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अगर यूज में लेते, तो सिर्फ और सिर्फ रूलिंग पार्टी जो स्टेट में है उसी के रिप्रेजेंटेटिव्स नॉमिनेट होते, और ऐसा हम नहीं चाहते। दैट इज वाई हम लोग क्या करते हैं, किसको यूज में लेते हैं, हम लोग यूज में लेते हैं पीआरएस सिस्टम को। पीआरएस मैं समझा चुका हूं बहुत अच्छे से जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में मैंने बताया। उसके बाद में यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस है वो कुछ ऐसी है कि देखिए, ये यूनिवर्सल क्वालिफिकेशन है, 30 साल पूरे किए हुए होने चाहिए, और उसके अलावा कोई भी वोटर लिस्ट किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी इंडिया की कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में होना चाहिए रजिस्टर्ड वोटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मेरा वोटर लिस्ट राजस्थान में नाम है, ठीक है, और मुझे एमपी सेलेक्ट किया जा रहा है, मुझे एमपी के लिए मतलब इलेक्ट किया जा रहा है, कहां से, बिहार से, तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पहले नहीं था, 2000, देखिए मैं आपको शुरू की कहानी बताता हूं। 1951 में आया पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, ठीक है। तो ये जो पीआरएस आया, इस पीआरएस में, पीआरए में, सॉरी, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, इसके अंदर क्या हुआ, पार्लियामेंट ने इसे अनेक्ट किया और कहा कि 1951 के लॉ में कि जितने भी एमपीज इलेक्ट होंगे, जितने भी एमपीज राज्यसभा से आने हैं, वो सारे के सारे जिस भी स्टेट से आ रहे हैं, जिस भी स्टेट से इलेक्ट हो रहे हैं, उस स्टेट की कोई भी एनी कॉन्स्टिट्युएंसी में रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए। दैट इज जिस भी स्टेट से, फॉर एग्जांपल अगर मैं राजस्थान से आ रहा हूं, तो मेरा वोटर लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही नाम होना चाहिए, राजस्थान के किसी भी कॉन्स्टिट्युएंसी में नाम होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड वोटर लिस्ट। ठीक है, तो ये नहीं होना, अब उसको हटा दिया गया 2003 में, इसी पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में बेसिकली संशोधन किया गया, अमेंडमेंट लाया गया, और 2003 के अमेंडमेंट के बाद में इसे कह दिया गया कि किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। ठीक, अब जब ये एक्ट आया तो ऐसा नहीं है कि निर्विरोध आया, इसका भी विरोध हुआ, और बहुत ही फेमस केस कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006, और ये था पीआरए, जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, इसमें अमेंडमेंट जो किया गया था उसके अगेंस्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, और ये कहा, इसमें इस प्ली में कहा गया कि क्या ये फेडरल नेचर का वायलेशन नहीं कर रहा, जो हमारे संविधान का फेडरल नेचर है उसका वायलेशन नहीं कर रहा, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति को, फॉर एग्जांपल आप किसी को बिहार से इलेक्ट कर रहे हैं और उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी में नाम राजस्थान में है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो फेडरल नेचर, ये तो राजस्थान के साथ बेसिकली नाइंसाफी है, बिहार के साथ में नाइंसाफी है ना, तो ये फेडरलिज्म की बात हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को विदहोल्ड किया और कहा कि नहीं, आप फेडरलिज्म का मतलब ये नहीं है कि फेडरलिज्म के नाम पे आप रेजिडेंस को, यानी कि रहने के अता पता इन सब को, रेजिडेंस को आप एक क्वालिफिकेशन बना डालें। ठीक है, रेजिडेंस को क्वालिफिकेशन नहीं बना सकते, क्योंकि भले ही फेडरल नेचर है ना, लेकिन है यूनिटरी पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा संविधान जिसको बताता है। दैट इज वाई इसको विदहेल्ड किया गया था। अभी क्या सिचुएशन है, अभी क्या कंडीशन है कि मस्ट बी अ रजिस्टर्ड वोटर इन एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द कंट्री, राइट, नॉट ऑफ द स्टेट, ऑफ द कंट्री। इसी पे आगे बढ़ते हैं और जरा स्पेशल पावर्स की बात कर लेते हैं। राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर्स गिवन है जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा,
तो सबसे पहला है आर्टिकल 312, आर्टिकल 312। इससे पहले हम लोग आर्टिकल 67B को पढ़ लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल 67B हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। किससे रिलेटेड है ये है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और इसके बारे में बता चुका हूं कि ये जो रेजोल्यूशन है, ये रेजोल्यूशन की शुरुआत कहां से हो सकती है? राज्यसभा से ही, ओनली इन राज्यसभा। और देखिए वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के साथ हम लोग रिमूवल ही यूज कर रहे हैं, इंपीचमेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ कहां पास हो सकता है, कहां शुरुआत हो सकती है इसकी? राज्यसभा में, विद इफेक्टिव मेजोरिटी, विद इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ ही, राइट। और ये आप जानते हैं, अच्छे से समझा चुका हूं इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है, ठीक है ना। और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ इंपीचमेंट इसीलिए नहीं क्योंकि इसमें जो दूसरा हाउस है यानी कि लोकसभा, वो एज ए इन्वेस्टिगेटिव हाउस नहीं एक्ट कर रहा। वहां पे सिर्फ और सिर्फ ओनली सिंपल मेजोरिटी के साथ जो लोकसभा है उसका एग्रीमेंट चाहिए होगा, बस दैट्स इट, राइट। एंड रिमूव हो जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से। सो ये एक स्पेशल पावर है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। खैर बहरहाल बैक टू आर्टिकल 312। 312 आर्टिकल कहता है एक न्यू ऑल इंडिया सर्विस के बारे में, एक न्यू ऑल इंडिया सर्विस बनाई जा सकती है। जैसे अभी करंटली देखा जाए तो क्या क्या नए ऑल इंडिया सर्विसेज हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज एंड फॉरेस्ट सर्विसेज, फॉरेन नहीं फॉरेस्ट सर्विसेज। तो ये सर्विसेज हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए इंडियन एजुकेशनल सर्विसेज, ऐसा अगर कुछ क्रिएट हो, जो कि बेसिकली TSR सुब्रमण्यम की रिपोर्ट थी, कमिटी की रिपोर्ट थी, और उन्होंने कहा था कि ऐसा ही ऑल इंडिया सर्विस ऑफ एजुकेशन भी होना चाहिए। तो ऑल इंडिया सर्विस ऑफ एजुकेशन अगर मान लीजिए ऐसा क्रिएट करना है, तो फिर क्या होगा कि एक रेजोल्यूशन की शुरुआत करानी पड़ेगी। और वो रेजोल्यूशन की शुरुआत कहां पे होगी? वो होगी राज्यसभा में ही, राज्यसभा में ही, वो भी बाय सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, ठीक है। तो आर्टिकल 312 के अंदर जो आपका एक न्यू ऑल इंडिया सर्विस अगर क्रिएट करनी है, तो वो न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट किसके द्वारा होगी? रेजोल्यूशन पास किया जाएगा राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी से, तभी हो सकती है। यानी कि इसके देखिए, ऐसा नहीं है कि लोकसभा इसमें पार्ट नहीं लेगा, पार्ट लेगा, लेकिन शुरुआत किस में होगी? राज्यसभा में। ठीक इसी की तरह लोकसभा इसमें भी पार्ट ले रहा है, लेकिन शुरुआत किस में होगी? राज्यसभा में, ठीक है। तो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा राज्यसभा में, सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा, उसके बाद फिर लोकसभा में भेजा जाएगा, अनदर फिर सिंपल मेजोरिटी के लिए फिर प्रेसिडेंट के पास है। तो जो ड्यू प्रोसेस है वो फॉलो होगा, लेकिन शुरुआत कहां से होना चाहिए? राज्यसभा से शुरू होनी चाहिए। उसके अलावा आपके मन में सवाल हो सकता है क्यों ऐसा राज्यसभा के साथ? देखिए, क्योंकि जो राज्यसभा है वो फेडरल नेचर का एक रिप्रेजेंटेशन है ना, फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद का ये एक फेडरल कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि राज्यों का रिप्रेजेंटेशन है, ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, राइट, राज्यों से चुन के आ रहे हैं वहां पे, है ना। तो अब अगर बात की जाए कि जो ऑल इंडिया सर्विस है, जैसे IAS है, इनको सिलेक्शन कौन करता है? IAS, IPS, IFOS, इन सब का सिविल सर्विसेज, बेसिकली सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन होता है UPSC के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से, और फिर इनकी ट्रेनिंग लबासना में होती है। लबासना कहने का मतलब है लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, तो नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, सॉरी। तो लबासना में ट्रेनिंग होती है, यानी सेंटर इन्हें ट्रेन करके अलग अलग राज्यों में इनको पोस्टिंग मिलती है। तो कहने का मतलब ये आईज एंड ईयर्स है ना, ये जो ऑफिसर्स हैं ये आईज एंड ईयर्स हैं, आंख और कान है, किसके? सेंटर के, इन द स्टेट्स। तो डेफिनेटली अगर न्यू ऑल इंडिया सर्विस की शुरुआत होनी है तो इसकी, ये तो राज्यसभा, ये तो राज्य के रिप्रेजेंटेशन है, राज्यों के रिप्रेजेंटेशन है जिनको डिसाइड करना चाहिए, राइट। तो इसीलिए राज्यसभा से ही इसकी शुरुआत की जानी सही है, राइट। अगला है आर्टिकल 249, आर्टिकल 249। ये कहता है, ये बताता है यूनियन लिस्ट है, उसमें पार्लियामेंट जो है वो लॉज बना सकता है। स्टेट लिस्ट है, उसमें
लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वही सिर्फ लॉ बना सकती हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस, अंडर नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल सिचुएशंस में यही बना सकती है इसे, ठीक है। अब नॉर्मल सिचुएशंस कब नहीं होंगी, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी है ना, तो नेशनल इमरजेंसी के केस में तो फिर पार्लियामेंट ही टेक ओवर कर लेता है, वही लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाती है एंड देन उसी के साथ जो होगा होगा, ठीक है। लेकिन अगर इमरजेंसी नहीं भी है तब भी पार्लियामेंट जो है इन सब्जेक्ट्स के लिए लॉज बना सकता है, अगर ओनली इफ राज्यसभा passes a resolution by सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। तभी, सिर्फ तभी जब राज्यसभा सिंपल मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करे, ठीक है ना, राज्यसभा जब सिंपल मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करे। देखिए जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, 1990s की शुरुआत थी, आपने सुना होगा मास एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स, बहुत 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 हाई इंसर्जेंसी प्रॉब्लम्स थी, कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर। भारत इस दंश को बहुत ज्यादा झेल रहा था, ठीक है, कश्मीर रीजन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो फिर हुआ ये कि एक राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास हुआ, और राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास होने के बाद में पार्लियामेंट ने एम्पावर हो गया, पार्लियामेंट को ये पावर मिल गई कि वो अब लॉ एंड ऑर्डर, और ये लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में का सब्जेक्ट है, उसके ऊपर पार्लियामेंट ने लॉज बनाए, ठीक है। ये पार्लियामेंट है जिसने ये लॉज बनाए, और पार्लियामेंट ने लॉज पास किए लॉ एंड ऑर्डर के रिगार्डिंग। तो ये रेजोल्यूशन पास हुआ था राज्यसभा में पहले। तो नॉर्मल मतलब नॉर्मल, देखिए नॉर्मल कंडीशन में स्टेट के लिए, स्टेट लिस्ट में अंडर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कौन जिम्मेदार है कानून बनाने के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। लेकिन कुछ कंडीशंस है जैसे नेशनल इमरजेंसी, आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में, नेशनल इमरजेंसी के केस हुआ, या फिर अगर सिचुएशन गड़बड़ है तो राज्यसभा को पहले एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा, फिर वो लॉ बनाया जा सकता है, राइट। तो ये 3 स्पेशल पावर्स हैं राज्यसभा की। और अगर हम लोग रेलेवेंस की बात करें कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंस ऑफ राज्यसभा इन इंडियन डेमोक्रेसी या इंडियन पार्लियामेंट, तो जरा आप ये समझिए, जैसे मान लीजिए कोई बिल आया, अब कोई भी बिल है उसको इंट्रोड्यूस किसमें भी किया जा सकता है, बशर्ते वो आर्टिकल 312, 249 और 67 बी के अलावा हो, तो उसे किसी भी हाउस में, लोकसभा में या राज्यसभा में, अगर लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, उसके बाद में फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास नहीं किया, तो डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब हुआ कि अब कुछ नहीं हो सकता, और उसमें भी 2 कंडीशंस है, अगर ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो फिर तो खत्म, वो बिल डेड, बिल खत्म हो गया। लेकिन अगर नहीं है, अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कोई भी लॉ है जो पास करवाया जाना चाह रहा है अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो फिर उसके बाद में जॉइंट सिटिंग बिठाई जाती है, राइट। जॉइंट सेशन क्रिएट करवाया जाता है जिसमें मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा दोनों एक साथ बैठते हैं, उस बिल पे फिर वोटिंग होती है और फिर उसको पास करवाया जाता है, राइट। तो ये रेलेवेंस है राज्यसभा की, राज्यसभा के बिना बिल बेसिकली पास नहीं होगा। अगर जॉइंट सेशन में बात करें तो बिकॉज लोकसभा में नंबर्स ज्यादा है, लोकसभा की सीट ज्यादा, 543 है ना, नंबर 543 इज मच हायर, राइट। राज्यसभा जो की है करेंटली 245, अगर मान लीजिए फुल ऑक्यूपेंसी 250 पे भी है तो नंबर बहुत ज्यादा है, डबल से ज्यादा है। तो इसीलिए राज्यसभा की बात रह जाएगी और लोकसभा वाला जो जॉइंट सेशन में है वो बात आगे ऊपर उठ जाएगी, राइट। अगर लोकसभा चाहती है कि वो बिल पास हो तो पास होगा, नहीं चाहती तो नहीं होगा, ऐसा मतलब अगर नंबर्स के अकॉर्डिंग ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ तो। और अभी तक भारत के इतिहास में सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है ना। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि राज्यसभा का रोल सिग्निफिकेंट है ना, 75 लगभग सालों में 3 बार ऐसा होना तो बहुत बड़ा वो नहीं है, राज्यसभा का रेलेवेंस था, है और हमेशा रहेगा।
तो दिस इज ऑल अबाउट राज्यसभा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, आपको मजा आया हो, एंड काफी चीजें सीखने को मिले, किसी भी एग्जामिनेशन में आपके बहुत काम आएगा। प्लीज इस सेशन को दिल खोल के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही अमेजिंग डेली अपडेट्स एंड वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।